वैसे तो कई कहानियां सुनी है हमने आदमखोर जानवरों के बारे में, और यह भी जाना है कि आदमखोर जानवर का शिकार करना कितना मुश्किल होता है। अब तक हमने ज्यादातर किस्से आदमखोर बाघों के बारे में सुना है, पर आज मैं आपको जिस सफर में लेकर जा रहा हूं वह सफर एक डरावने सच की कहानी है। वह सच जिसका सामना इंसान जागती आंखों से तो क्या, मौत के बाद भी करना नहीं चाहेगा। सच तो यह है कि यह कहानी आज भी अफ्रीका में रह रहे लोगों को भयभीत करती है। यह कहानी है दो आदमखोर शेरों का, जिसने इंसानों का शेरों के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन दो आदमखोर शेरों ने 135 लोगों की जान ली थी, पर इनके आतंक पर लगाम लगाने के लिए मसीहा बनकर सामने आए लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हेनरी पैटरसन, और यह कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के ज़बानी सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं द मैन ईटर्स ऑफ सावो। 1 मार्च 1898 को दोपहर के समय मैंने खुद को पहली बार अफ्रीका के पूर्वी तट पर मोम्बासा के संकीर्ण और कुछ हद तक खतरनाक बंदरगाह में प्रवेश करते हुए पाया। यह शहर इसी नाम के एक द्वीप पर स्थित है, जो मुख्य भूमि से केवल एक संकीर्ण वाटर चैनल द्वारा अलग किया गया है, और यही बंदरगाह बनाता है। जैसे ही हमारा जहाज 300 साल पहले बने एक विचित्र पुराने पुर्तगाली किले के करीब धीरे धीरे अंदर आया, मैं उस दृश्य की अजीब सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ, जो धीरे धीरे मेरे सामने खुलता जा रहा था। मेरी आशा के विपरीत सब कुछ ताजा और हरा भरा दिख रहा था, और जादू की तरह एक प्राचीन आकर्षण द्वीप पर मंडराता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस पुराने शहर को तेज धूप ने अपने आगोश में जकड़ कर रखे हुए था, और वहीं दूसरी ओर गतिहीन समुद्र पर यह सूरज की किरणें आलस्य से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। किले की सपाट छतें और चमकदार सफेद दीवारें, साथ ही साथ लहराते तार के पेड़ों और ऊंचे ऊंचे नारियल, विशाल बाओबाब और फैले हुए आम के पेड़ों के बीच से बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और मुख्य भूमि पर घने जंगलों वाली पहाड़ियों और ढलानों की सुंदरता ने मेरे लिए एक अविश्वसनीय तस्वीर की नुमाइश की। बंदरगाह में काफी सारी ढो खड़ी थी। यह एक किस्म की नाव है जो आज भी आपको अरब देशों में दिखने को मिलेगा। मुझे लगा कि आज भी यहाँ कुछ लोगों को गुलाम बनाकर गैर कानूनी तरीके से पर्शिया और अरेबिया भेजा जाता है। यह मेरे लिए हमेशा से एक आश्चर्य का विषय रहा है कि कैसे छोटे जहाजों के कप्तान एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक अपना रास्ता खोज लेते हैं, वह भी किसी कंपस या फिर सेक्सटन की मदद के बिना, और कैसे वे भयानक तूफानों का सामना करते हैं जो निश्चित रूप से पूर्वी समुद्रों में आ जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हिंद महासागर के बीच में एक डो फंस गई थी और उसके चालक दल ने हमें संकट के वक्त संकेत दिया, तो हमारे कप्तान ने जांच करने के लिए हमारी बोट की रफ्तार को धीमा कर दिया। उस नाव पर 4 आदमी थे। सभी प्यासे रहने की वजह से लगभग मरने की हालत में थे। वे कई दिनों तक किसी तरह के लिक्विड के बिना जीवित रह रहे थे और पूरी तरह से अपना आपा खो चुके थे। उन्हें पानी पिलाने के बाद हमने उन्हें मस्कट, जिस बंदरगाह की तरफ वह जाना चाहते थे, के लिए रास्ता बताया, और फिर उन्हें वहीं छोड़कर हमारे जहाज ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। क्या वे अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहे, मुझे इस बात का कभी पता नहीं चला। जैसे कि हमारा स्टीमर अपने कैरियज के लिए बंदरगाह पहुंचा, तो मोम्बासा के रोमांटिक दृश्य ने मुझ पर जादू कर दिया। अचानक से मेरे दिमाग में कुछ समुद्री लुटेरे और गुलामों की हरकतों की कहानी याद आने लगी, जो कि मैंने अतीत में सुनी थी, जिनके बारे में बचपन में मुझे पढ़ना पसंद था। मुझे याद आया कि इस स्थान पर 1498 में वास्को डिगामा ने अपने और पायलट के विश्वासघात के कारण अपने जहाज और जीवन को लगभग खो ही दिया था। यहाँ समुद्री रीफ भी थी, जो कि पानी के नीचे स्थित चट्टान होती है। उस पर
वह जहाज टकराकर उसको निस्तनाबूद करना चाहता था। सौभाग्य से इस नापाक इरादे का समय रहते ही पता चल गया और नेविगेटर ने तुरंत पायलट को अलर्ट कर दिया, वरना शहर तबाह हो जाता। लेकिन उस समय यहाँ के सुल्तान ने माफी मांग ली थी। मोम्बासा की जो मेन स्ट्रीट है उसे वास्को डिगामा स्ट्रीट बोलते हैं, जिसे खुद वास्को डिगामा ने बनाया था। अपनी यात्रा की स्मृति में हमारी बोट अब रुक चुकी थी। मैंने अपनी बोट को छोटी छोटी नाव से घिरा पाया, जिनमें आदमी थे और वह चिल्ला रहे थे। एक छोटी सी लड़ाई मेरे सामान को उठाने के लिए वहां के लोकल लोगों के बीच हुई, जैसा कि अक्सर आपने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर देखा होगा। अब इस समय मेरा उद्देश्य उस पद को ग्रहण करने का था जिसके लिए मुझे उगांडा रेलवे के निर्माण कर्मचारियों पर विदेश कार्यालय द्वारा नियुक्त किया गया था। जैसे ही मैं उतरा, मैंने एक कस्टम ऑफिसर से पूछा कि युगांडा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मेरे पूछने पर मुझे बताया गया कि वह 3 किलिंदिनी नामक स्थान पर है, जो कि टापू की दूसरी तरफ था। वहां जाने का सबसे अच्छा तरीका एक घर्री में बैठ के था। दरअसल घर्री एक छोटे ट्रॉली जैसा था। एक छतरी या कैनोपी के नीचे 2 सीटें पीछे की ओर होती है और लोहे की पटरियां पर यह चलती है। मैंने इन वाहनों में एक को चुन लिया। इसे वहां के 2 लोकल लड़कों ने धक्का देकर सफर का आगाज किया। किलिंदिनी पहुंचने पर मैं रेलवे ऑफिस की ओर चल पड़ा और मुझे सूचित किया गया कि मुझे यहीं तैनात किया गया है। 1 या 2 दिन में मेरे मासिक ऑर्डर्स आ जाएंगे। इस बीच मैंने अपना टेंट कुछ छायादार पाम ट्रीज के नीचे लगा दिया, जो कि घर्री लैंड के नजदीक थे, और फिर अपना वक्त आइलैंड को एक्सप्लोर करने में और कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने में लगा दिया। माना जाता है कि मोम्बासा शहर की स्थापना लगभग 1000 AD में हुई थी, पर यहाँ प्राचीन इजिप्शियन मूर्तियां, पर्शियन और चाइनीज सिक्के पाए गए हैं, जो बताते हैं कि यह शहर काफी सेंचुरीज पहले बना था। 1505 से 1729, जिसे हम मॉडर्न पीरियड कह सकते हैं, यह पुर्तगालियों द्वारा राज किया गया। यहाँ एक पुराना किला है जो पुर्तगालियों की निशानी मानी जाती है, जिसे लगभग 1593 में बनाया गया था। उसका नाम जीसस रखा गया। 15 मार्च 1696 से लगातार 33 महीनों तक अरब देशों के बड़े बड़े डो ने यहाँ के बंदरगाहों को घेर लिया था। प्लेग, विश्वासघात और अकाल के बावजूद भी यहाँ की सेना ने अरब सेना का डट के मुकाबला किया। लेकिन 12 दिसंबर 1698 को जब अरबों ने एक आखिरी हमला किया और गढ़ पर कब्जा कर लिया, तो सभी सैनिकों और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुर्तगालियों ने मोम्बासा को फिर से जीतने की कई प्रयास किए, लेकिन 1728 तक असफल रहे। इसके बाद शहर पर एक बार फिर हमला किया गया और जनरल संपायो ने इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि अरब देश अगले साल भारी संख्या में लौटे और फिर से पुर्तगालियों को बाहर निकाल दिया। जब एम बारूक बिन राशिद नाम का एक सवाइली चीफ, जो पहले 3 बार जंजीबार के सुल्तान के खिलाफ विद्रोह में उठ चुका था, उसने अंग्रेजों को गिराने का प्रयास किया, लेकिन सफल ना हो सका। वेल, अगर बात करें किलिंदिनी की, जैसा कि मैंने कहा है, यह द्वीप के विपरीत दिशा में है और इसके नाम का अर्थ है गहरे पानी का स्थान। बासा की तुलना में यहाँ का बंदरगाह बहुत बेहतर है और इसकी जड़ें सीधे युगांडा रेलवे से जुड़ी हुई है। मोम्बासा द्वीप मुख्य भूमि से स्ट्रेट और मकुबा द्वारा अलग किया गया है। स्ट्रेट एक संकरा टुकड़ा है जो 2 बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ता है और रेलगाड़ियां स्ट्रेट को एक ब्रिज के माध्यम से पार करती है, जो कि मीलों लंबा है, जिसका नाम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस के सम्मान में सलिसबरी ब्रिज रखा गया है, जिनके अंडर युगांडा रेलवेज की स्कीम भी शामिल है। गाड़ी की खिड़कियां से पीछे मुड़कर देखने पर हमें बार बार मोम्बासा और किलिंदिनी के सुंदर दृश्य नजर आ रहे थे, जबकि इनके परे जहां तक नजर जा सकती थी, हिंद महासागर तेज धूप में जगमगा रहा था। राबाई हिल्स के शिखर पर पहुंचने के बाद हमने तारू रेगिस्तान में प्रवेश किया। यह छोटे पेड़ों का जंगल है और सूखा मौसम में लाल धूल हर तरफ नजर आ रहा है, और जो दिख रहे थे उन्हें घनी झाड़ियों की वजह से देखने में दिक्कत आ रही थी।
हालांकि हम गाड़ी की खिड़कियों से कुछ को देखने में कामयाब रहे, हम लगभग 80 मील दूर आ चुके थे। अब यह रेगिस्तान का अंत होने वाला था। जैसे जैसे हमारी ट्रेन ऊपर की ओर बढ़ रही थी, हमने एक शत्रुमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच को देखा जो हमारी ट्रेन के पैरेलल दौड़ रही थी। डॉक्टर मैकलॉक ने तुरंत अपनी राइफल को पकड़ा और एक भाग्यशाली शॉट पक्षी की तरफ मारा, जिससे वह ऑस्ट्रिच वहीं गिर गया। लेकिन अब अपने शिकार के शरीर को हासिल करना मुश्किल था, क्योंकि ट्रेन काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ समय के लिए इंजन ड्राइवर ने हमारे संकेतों और चीखों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरकार हम उसका ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे और ट्रेन को वापस वहीं ले आया जहां शत्रुमुर्ग गिरा हुआ था। वाकई में यह एक काफी अच्छा शत्रुमुर्ग था और इसे ऊपर खींचने में हमें काफी दम भी लगा। इसके बाद हम लगभग 100 मील दूर वही नामक एक स्टेशन पहुंचे, जो इस लाइन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन था। हमने ट्रेन को रोका और कुछ कंस्ट्रक्शन के काम का निर्माण करने के लिए हम नीचे उतरे। उसके बाद हमने यात्रा फिर से शुरू करने के लिए जल्द ही ट्रेन में वापस चढ़ गया। अब रेगिस्तान खत्म हो चुका था। आगे जाने पर एंडी नामक स्थान से रेलवे कुछ मील के लिए फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। एंडी पहाड़ी श्रृंखला हमारे दक्षिण की ओर देखी जा सकती थी। यहाँ हमारी यात्रा धीमी थी, क्योंकि हम बीच बीच में कार्यों का निरीक्षण करने के लिए रुक रहे थे। लेकिन आखिर में शाम को हम सावो पहुंच गए। मैं उस रात एक छोटी सी झोपड़ी में सोया था, जो किसी यात्री द्वारा बनाई गई थी। वह यह झोपड़ी सौभाग्य से खाली था। इस झोपड़ी का दरवाजा भी नहीं था और जब मैं अपने कैंप बेड पर लेटा था तो मैं छत से टिमटिमाते तारों को देख सकता था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे किस तरह का रोमांच मिलेगा, और अगर मुझे पता होता कि उसी समय 2 जंगली शेर इधर उधर घूम रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद ही मुझे उस झोपड़ी में इतने सुकून की नींद आती जैसा उस रात आई थी। अगली सुबह मैं उठा और इस नई जगह से परिचित होने के लिए उत्सुक था। अपने झोपड़ी से बाहर आने पर मैंने पाया कि मैं हर तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था और पास ही एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच के मैंने पाया कि पूरा देश जहां तक मैं देख सकता था वह घने अंडरग्रोथ और कांटेदार पेड़ों से ढका हुआ था। एकमात्र खुली जगह मुझे वहीं दिखी जहां रेलवे के लिए ट्रैक काटा गया था। उत्तर पूर्व की ओर एडोंगो की ढलान थी, जबकि दक्षिण की ओर दूर में किलिमा एंजारो की विशाल बर्फ से ढकी चोटी की एक झलक मुझे दिखाई दे रही थी। साथ ही मेरे पड़ोस में वो नदी थी जिससे इस जगह को नाम मिला, सावो। इस तरह आसपास पड़ोस का मुआयना करने के बाद मैं अपने झोपड़ी में लौट आया और इस इलाके में रहने की तैयारी करने लगा। दुकान खुली हुई थी और मेरे लड़कों ने मेरे तंबू को उस जगह के करीब खड़ा कर दिया जहां मैं रात को सोया था, और यह काम करने वालों का मुख्य शिविर से दूर नहीं था। इस समय रेल हेड नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचे थे और कुछ हजारों भारतीय कूली और अन्य कारीगरों ने यहाँ डेरा जमाए हुए था। क्योंकि रेलवे लाइन को पूरी गति से आगे बढ़ाना था, इसीलिए एक डायवर्जन बनाई गई और नदी को पुल के माध्यम से पार किया गया था। मेरा मुख्य काम परमानेंट स्ट्रक्चर को खड़ा करना था और 30 मील के दायरे में जो भी काम होना था, सावो के दोनों तरफ मैंने एक सर्वे किया ताकि मुझे पता चल सके कि क्या क्या किया जाना चाहिए काम को खत्म करने के लिए, और उससे जुड़े सभी सामग्री के लिए अपनी मांग कलिंदिनी में स्थित मुख्यालय भेज दिया। कुछ ही समय बाद काम शुरू हो गया और हथौड़ों और स्लेज ड्रिलिंग के शोर पूरे जंगल में गूंज उठा। दुर्भाग्य से हमारा काम लंबे समय तक जारी नहीं रहा और जल्द ही एक चौंकाने वाले तरीके से काम बाधित हो गया, जिसकी वजह 2 खूंखार आदमखोर शेर थे जिन्होंने 9 महीनों से अधिक समय तक और इससे जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सावो के आसपास एक जंग सी छेड़ दी थी। इन शेरों का आतंक दिसंबर 1898 में सबसे चरम पे था, जब वे वास्तव में लगभग 3 सप्ताह के लिए रेलवे के काफी कर्मचारियों को मारने में सफल रहे और रेलवे कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिया। पहले वे अपने शिकार को ले जाने के अपने प्रयासों में हमेशा सफल नहीं हुए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे कभी नहीं रुके और अपने पसंदीदा भोजन को प्राप्त करने के लिए वास्तव में
वे किसी भी खतरा का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इंसान डर ने मानो उनका साथ छोड़ दिया। उनके शिकार करने का तरीका अलौकिक था और वे बहुत चालाकी से ठीक समय पर इंसानों का पीछा करते थे। अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वे खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटते थे। उनके इस रूप को देखकर रेलवे के कर्मचारियों को विश्वास हो गया कि वे जानवर नहीं थे बल्कि दो खूनखार शेरों के रूप में शैतान थे। कई बार कूली मुझे डर के मारे कहते थे कि उन्हें गोली मारने का कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। यहाँ के लोग इस बात को मान चुके थे कि हो ना हो इस आदमखोर शेरों में उन दो ऑफिसरों की आत्माएं हैं जिन्हें यहाँ से बेइज्जती करके हटा दिया गया था और वे अब इन शेरों के रूप में वापस आए हैं बदला लेने के लिए। मुझे साओ में आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। मैंने पहली बार सुना कि ये जानवर पड़ोस में ही देखे गए हैं। कुछ ही समय बाद एक दो कूली रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और मुझे बताया गया कि रात को आदमखोर शेरों द्वारा वे अपने तंबुओं से उठा लिए गए और उन्हें खा लिया गया। उस समय मैंने इस कहानी को नहीं माना। वे बहुत अच्छे कर्मचारी थे और उन दोनों ने उचित संख्या में रुपए बचाए थे। इसीलिए मुझे लगा कि किसी गिरोह के कुछ बदमाशों ने उनके पैसों के खातिर उनकी हत्या कर दी है। हालांकि मेरी यह भावना जल्द ही गलत साबित हुई। मेरे आने के लगभग 3 सप्ताह बाद एक सुबह मुझे जगाकर बताया गया कि मेरा एक आदमी जो एक अच्छा शक्तिशाली सिख था जिसका नाम उंगन सिंह था और रात के समय उसके डेरे में से उसे उठा लिया गया है। स्वाभाविक रूप से मैंने जगह की जांच करने में कोई समय नहीं गंवाई और जल्दी इस बात का पता लगा लिया कि उस आदमी को वास्तव में एक शेर ले गया था। रेत में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जबकि मरने वाले की एड़ी द्वारा बनाई गई रेखाओं ने उस दिशा के बारे में बताया जहां उसे घसीटा गया था। इसके अलावा उंगन सिंह अन्य कारीगरों के साथ तंबू में सो रहा था और उसके एक साथी ने वास्तव में इस घटना को देखा था। उसने बताया कि कैसे लगभग आधी रात को शेर ने अचानक अपना सिर खुले तंबू के अंदर डाला और उंगन सिंह को गले से पकड़ लिया जो तंबू के दरवाजे के करीब सोया हुआ था। भाग्यशाली आदमी ने अपने आप को बचाने के लिए जाने दो चिल्लाया और अपने हाथों से शेर की गर्दन को कसकर पकड़ लिया ताकि शेर उसे छोड़ दे, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाया और शेर उसे उठाकर घने जंगल में ले गया और उसके साथी बेबस पड़े थे, मजबूर होकर बाहर हो रहे भयानक संघर्ष को सुनने को मजबूर थे। पास ही खड़े एक कूली को यह बोलते हुए सुना कि उंगन सिंह एक बेहद भयानक मौत मारा गया, लेकिन उसके पास क्या मौका था बचने का। वह एक बब्बर शेर से लड़ रहा था। इस भयानक कहानी को सुनने के बाद मैंने जानवर को ट्रैक करने की तैयारी की और कैप्टन हसलीम के साथ जो उस समय सावो में रह रहे थे, हमें आदमखोर शेर के बताए रास्ते पर चलना आसान लगा क्योंकि ऐसा लगता था कि वह अपना भोजन शुरू करने से पहले कई बार रुका था। जहां वह आदमखोर ने उंगन सिंह के शरीर को रुक रुक कर चाटा था। जिस जगह पर शव को खाया गया था वहां पहुंचने पर एक भयानक नजारा सामने आया। चारों तरफ की जमीन खून, मांस और हड्डियों के टुकड़े से ढकी हुई थी, लेकिन उंगन सिंह का सिर बरकरार था। उस पर शेर के दांतों द्वारा किए गए छेदों के निशान थे। वह बाकी के अवशेषों से थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था। उस सिर की भयानक खोली आंखें मानो मौत की कहानी सुना रही हो। गौर से इस जगह को देखने से पता चला कि यहाँ दोनों आदमखोरों के बीच इस शव को पाने के लिए झगड़ा हुआ था। यकीन मानिए ये मेरे जीवन का अब तक का सबसे डरावना दृश्य था। हमने जितना हो सके अवशेषों को इकट्ठा किया और उन पर पत्थरों का ढेर लगा दिया। सिर अपने जगह पड़ा भयानक निगाहों से हर पल हमें देख रहा था। हमने उसे दफनाया नहीं बल्कि पहचान के लिए चिकित्सक अधिकारी के पास कैंप में वापस ले आए। इस प्रकार उन दो आदमखोर शेरों का अनुभव मुझे पहली बार हुआ और मैंने वही कसम खाई कि मैं यहाँ के लोगों को इन दो जानवरों के कहर से छुटकारा पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आने वाला समय कितने मुसीबत से भरा हुआ था। मेरा वो हाल होने से बच जाएगा जो कि उंगन सिंह का हुआ था। उसी रात मैं उंगन सिंह के तंबू के पास एक पेड़ पर बैठ गया इस उम्मीद से कि दोनों बब्बर शेर एक नए शिकार की तलाश में वहां जरूर आएंगे। कुछ भयभीत लोग मेरे पीछे पीछे आए जिन्होंने मेरे साथ पेड़ पर बैठने की अनुमति मांगी। बाकी सभी काम करने वाले अपने टेंट में सोने चले गए और अपने टेंट के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया।
मेरे पास मेरी .303 के साथ एक 12 बोर की शॉटगन भी थी। मैं चौकन्ना होकर बैठा रहा। कुछ ही समय बाद उन दो आदमखोर शेरों में एक के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। कलेजा मानो कांप उठा। पता चल गया था कि वो अब नजदीक आ रहा है। आवाजें आनी बंद हो गई थी क्योंकि शेर हमेशा पूरी चुप्पी से अपना शिकार को हासिल करते हैं। तभी अचानक से हमने आधे मील दूर पर स्थित एक कैंप से लोगों की चीखने की आवाज सुनी। अब हमें पता चला कि उस आदमखोर शेर ने वहां शिकार कर लिया है और अब रात होने की वजह से हम वहां नहीं जा सकते हैं। अगली सुबह मैंने देखा कि एक शेर रेलवे कैंप के एक तंबू में घुस गया था जहां से हमने चीखने की आवाज सुनी थी और एक बेचारा गरीब मिडिल एज आदमी को अपना शिकार बनाया था जो वहां सो रहा था। एक रात आराम करने के बाद मैं रात को उसी तंबू के पास एक पेड़ पर बैठ गया। मुझे अंधेरा होने के बाद आधा मील चलना ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे एक आदमी ने मेरे पीछे एक लालटेन जला रखी थी। उसने मेरे पेड़ के नीचे एक बकरी भी बांध दी थी जिससे मुझे लगा कि आज किसी आदमी पर हमला नहीं होगा। कुछ समय बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। गीले होने के साथ साथ मुझे काफी ठंड भी लग रही थी। मैं अपने असहज स्थान पर टिका रहा एक शॉट पाने की उम्मीद में, लेकिन मुझे एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा। अब आधी रात को मैंने एक बार फिर चीखें सुनी जिसने मुझे एहसास दिलाया कि आदमखोरों ने फिर से मुझे चकमा दे दिया और शिकार कहीं और किया है। सच कहूं तो वर्कर्स के कैंप काफी दूर फैले हुए थे और जिससे शेरों को 8 मील की रेंज मिल गई थी जहां से वे कहीं भी किसी इंसान को उठाने में सफल हो रहे थे। मैं जान गया था कि यह शेर हर बार एक नए कैंप को चुनता था, पर मेरे लिए मुश्किल यह था कि अगले कैंप के बारे में मुझे कैसे पता चले हमला होने वाला है। उन्हें समझकर लगभग यह भी लगा कि उनमें हमारी योजना को पहले से पता लगाने की असाधारण और अलौकिक क्षमता थी और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम उन्हें मारने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं या जगह चुने वे हमें अवॉइड करने में हर बार सफल हो रहे थे। इसके अलावा दिन में उनका शिकार करना इतने घने जंगल में एक बेहद थका देने वाला और वास्तव में मूर्खता भरा काम था क्योंकि वे कहीं भी छिपे हो सकते थे और हमला कर सकते थे। फिर भी मैंने कभी उनको खोजने की उम्मीद नहीं छोड़ी और अक्सर अपना सारा खाली समय जंगल में झाड़ियों के बीच रेंगने में लगाया। मैं कई बार इन झाड़ियों से गुजरा। मेरा जो गन बेरर था यानी वो आदमी जो मेरा बंदूक पकड़े हुए था वो मुझे अक्सर झाड़ियों में से निकालता था और कांटों के चुभने से काफी दर्द होता था। मुझे एक मौका ऐसा भी मिला जब मैंने शेरों के ट्रेल को फॉलो किया और फॉलो करते हुए मैं नदी के पास पहुंचा जहां वे शेर पानी पी रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर मैं रास्ता भूल गया और वे शेर आगे निकल गए। रात के भोजन के लिए इंसानों को पकड़ने के अपने प्रयासों में ये लायंस हमेशा सफल नहीं होते थे क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि कर्मचारी इनके हमलों से बच गए थे। एक भारतीय बनिया देर रात अपने गधे पर सवार होकर जा रहा था। तभी अचानक एक लायन ने आदमी और उसके गधे दोनों के ऊपर हमला कर दिया। गधा बुरी तरह से घायल हो गया था और आदमखोर शेर व्यापारी को पकड़ने ही वाला था कि किसी तरह उसके पंजे रस्सी में फंस गए जिससे गधे के गर्दन में 2 खाली तेल के डिब्बे बंधे हुए थे। डब्बों के एक दूसरे के टकराने की आवाज ने लायन को डरा दिया और व्यापारी को छोड़कर सीधा जंगल में भाग गए। एक पेड़ पर चढ़ गया और डर के मारे उसने सारी रात उस पेड़ पर गुजार दी। इस घटना के कुछ समय बाद थेमी स्टॉकर्स नाम का एक ग्रीक ठेकेदार आश्चर्यजनक रूप से लायन के हमले से बच गया। एक रात वे अपने शिविर में शांति से सो रहा था, तभी उनमें से एक आदमखोर शेर उनके कैंप में घुस आया और सौभाग्य से अपने दांत उसने उसके उस मैट्रेस में गाड़ दिए जिस पर वो सो रहा था, ना कि उसके शरीर में। वो उस गद्दे को वहां से घसीट के ले गया। हालांकि थेमी स्टॉकर्स को कोई चोट नहीं आई, परंतु उस आदमखोर शेर के डर ने उसके दिमाग को हिला कर रख दिया। इसके बाद 14 कुली जो एक बड़े तंबू में एक साथ सोए हुए थे, एक रात लायन द्वारा उनके तंबू पर हमला करने से अचानक से उड़ गए। ये सारी घटनाएं तब की है जब वे दोनों शेर नए नए आदमखोर बने थे। इसके बाद किसी भी चीज ने उन्हें भयभीत नहीं किया था और वे पूरी तरह से इंसानों को अपना भोजन मानने लगे थे और एक बार उन्होंने अगर किसी को मार दिया तो उस शिकार को सुरक्षित करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे
और किसी इंसान में इतनी साहस नहीं थी कि उनका सामना कर सके। यह आतंक तब का था जब ये नए नए आदमखोर बने थे। अगले पार्ट में हम देखेंगे इन दो आदमखोर शेरों का वह आतंक जिसने इतिहास के पन्ने को खून से रंग दिया, यानी वह समय जिसने पूरे रेलवे कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया और डर का ऐसा चादर फैलाया सावों के लोग आज भी सुनकर कांप उठते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगले पार्ट का इंतजार कीजिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा विद इन 2 days। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।